हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने डेटा कलेक्शन पे लेक्चर दे रहा हूँ। और डेटा कलेक्शन जैसा कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब आप रिसर्च करते हैं तो डेटा कलेक्शन आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डेटा के आधार पे अपने रिसर्च को आप एनालिसिस करते हैं और डेटा के अनुसार ही आप कंक्लूजन निकालते हैं और उस कंक्लूजन के आधार पे ही आपका रिसर्च होता है, जिसके आधार पे आप जो भी समरी आप प्रेजेंट करते हैं या सबमिट करते हैं उसके आधार पे आपका रिसर्च का क्वालिटेटिव पॉइंट देखा जाता है। तो डेटा कलेक्शन बेसिकली आपको पता ये होता है कि तथ्य या सूचनाएं वे आंकड़े होते हैं जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाता है। और विज्ञान विज्ञान वास्तव में तथ्यों का एक संकलन होता है। चूंकि ये सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि से की जाती है, इसलिए जो डेटा कलेक्शन होता है इसको करने के लिए हम वैज्ञानिक तरीके से इसको करते हैं। तो डेटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को दो पार्ट में देखते हैं। एक तो प्राइमरी डेटा होता है, एक तो सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो आपको सीधे रिस्पोंडेंट या जो आपके उत्तरदाता होते हैं उनसे सीधे जाके आपको लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिसर्चर्स सीधा सीधा जाके उनको किसी भी माध्यम से क्वेश्चनियर, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इस मेथड से वो जाके डेटा कलेक्ट करता है और उस डेटा के आधार पर अपने रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए इस आधार पर वो डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करता है। सेकेंडरी आपका होता है, जो डेटा होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा या द्वितीय आंकड़े वो होते हैं जिसमें आप रिसर्चर जो है सीधे रिस्पोंडेंट के पास न जाके अन्य स्रोतों का प्रयोग करता है, जैसे किसी के द्वारा लिखी गई बुक्स हो जाए, जैसे थीसिस हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, टीवी या मीडिया मीडिया की रिपोर्ट्स हो गई, कंटेंट एनालिसिस हो गया, और भी तमाम ऐसे पब्लिश्ड वर्क होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हो जाते हैं जिनके आधार पे हम सेकेंडरी डेटा का यूज करते हैं। सेकेंडरी डेटा सोशल साइंस में यूज करने का सबसे बेहतर जो माना जाता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं वो जनगणना होता है, या गवर्नमेंट जो भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एनएसएसओ द्वारा जो भी जारी किया जाता है वो हम सेकेंडरी डेटा के रूप में लेते हैं। तो प्राथमिक डेटा में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा जैसा कि मैंने कहा कि ये सीधे व्यक्तियों के द्वारा कंसल्ट लिया जाता है, आपके रिस्पोंडेंट के द्वारा होता है। और प्राइमरी डेटा में सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी ये चीज़ होता है कि हम कहीं पे जाके चुपचाप अपने ज्ञानेंद्रियों को, जिसमें मतलब हमारा आँख और कान खुले रखते हैं, हम उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमें पर्टिकुलर किसी घटना पे बात करनी है, किसान आंदोलन पे है, तो हम उनके बीच में जाके या उनका ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इनका मूल मुद्दा क्या है। हम एक्चुअल में उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम उन्हीं का। तो इसमें दो तरह का होता है। एक तो ऑब्जर्वेशन में होता है कि सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि हम सीधा सीधा उनके बीच में जाके ऑब्जर्व करते हैं और उनको ये कभी नहीं पता लगता कि हम रिसर्च कर रहे हैं, और हम उनसे वो सब डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो हाइपोथेसिस हमारा होता है उसको हम दोनों को जस्टिफाई करते हैं। सेकंड चीज़ हमारा होता है नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि उनके बीच में पार्टिसिपेंट्स नहीं बनते हैं, उनके बीच में हम जाते नहीं हैं, हम कहीं दूर बैठ के, जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं और वहाँ के ट्रेवलर्स का कोई स्टडी करना है, बिहेवियरल स्टडी करना है, तो चुपचाप हम उनके चीज़ों को देखते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस उसके आधार पर हम उस चीज़ को देखते हैं और फिर अपना हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सबसे प्राइमरी डेटा में सॉरी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में जब भी हम एथनिक स्टडी करते हैं या एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कभी कभी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे बेगर्स के ऊपर कोई स्टडी कर रहा है, या आप मान लीजिए कोई इस तरह की और भी तमाम चीज़ें आती हैं, ब्रोथल में हम जाके स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है। ट्रैवल स्टडी करते हैं तो हम ये एथनोग्राफिक स्टडी करने के लिए पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं। जैसा कि मोजर का कहना है कि ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों एवं बाणों की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, हमेशा अपने आंखों को खुला रखना पड़ता है, तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। और इसमें जैसे अवलोकन में दो तरह की होती है। नियंत्रित अवलोकन होता है। नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि
कुछ चीज़ों को हम जो है नियंत्रण अपना रखते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव और जो हमारा हाइपोथेसिस है उसके साथ ही हम लेके चलते हैं, बियॉन्ड उसके जाके हम काम नहीं करते। और एक अनियंत्रित होता है जिसमें हम बियॉन्ड उसके भी जाके काम करते हैं, जैसे मोनोग्राफ वगैरह लिखते हैं, एथनोग्राफी की स्टडी है, हम उसमें कुछ और चीज़ें भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की जैसे सहभागी अवलोकन की बात जो हम करते हैं, सहभागी अवलोकन में तमाम लोगों ने किया है। अरुणा जनजात वगैरह का अध्ययन इन्होंने किया, दुर्खिम वगैरह ने किया, मेलनोर्स की भी जाके करते हैं। इस तरह के पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इन लोगों ने किया है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल में दो तरह की बातें आती हैं। एक तो इंटरव्यू शेड्यूल में सबसे अहम चीज़ें होती हैं कि जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इंटरव्यू शेड्यूल ज़्यादातर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, या ऐसे लोग हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा समय लगेगा और चीज़ों को हमें वो चीज़ मिल नहीं सकती है, हमारा डेटा इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर इंटरव्यू शेड्यूल यूज़ करते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल में जिसको साक्षात्कार अनुसूची बोलते हैं, इसमें खुद रिसर्चर जाता है और लोगों से बातचीत करके अपना जो क्वेश्चन बनाया होता है या इंटरव्यू शेड्यूल बनाया होता है, उस इंटरव्यू शेड्यूल के आधार पे हम उस चीज़ को उनसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी कई तरह के इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। जैसे होता है एक तो आपका जो है कंट्रोल इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, वो ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड में ये होता है कि हमारे पास कई क्वेश्चन पूछने की हमारे पास आज़ादी होती है और वो पहले से हम फ्रेमिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका वो सॉरी फ्रेमिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो क्लोज एंडेड होता है उसमें पहले से हम फ्रेमिंग कर चुके होते हैं और उस फ्रेमिंग के ही आधार पर हमें क्लोज एंडेड के अनुसार क्वेश्चनियर को हमें यूज करना पड़ता है। और इसमें तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे पुनरावृत्त साक्षात्कार या रिपीटेटिव इंटरव्यू होता है, हम बार बार उसको उनसे सवाल करते हैं। या केंद्रित साक्षात्कार होता है जिसको बोलते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू पर्टिकुलर लोगों को भी फोकस करते हैं। मान लीजिए चुनाव की बात हम करते हैं, चुनाव में लोगों के इलेक्टोरल बिहेवियर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा फोकस उन्हीं लोगों पे होना चाहिए जो वोटर हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉन वोटर हैं हम उन पे फोकस करेंगे। और इसी तरह के साक्षात्कार में कई तरह के आधार पे बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, सेमी स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू होता है उसको हम पहले से फ्रेम या ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, और आपका जो अनस्ट्रक्चर होता है वो हम जाके अपने से सवाल करते हैं, अपने से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड, और वो उसको हम अपने डायरी में लिखते रहते हैं। और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर जिसमें हम क्वेश्चन को बनाते भी हैं और कुछ चीज़ें उनसे हम बाहर से भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह का तीन चीज़ होता है: स्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्नावली या क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर जो हमारा होता है, इसमें शोधकर्ता घटना से संबंधित एक अनुसूची सूची बना लेता है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये वहाँ पे प्रेफर की जाती है जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं और वो हमारे सवालों का आसानी से वो भर के में दे देंगे। क्वेश्चनियर के साथ ये होता है कि इसको हम मेल के थ्रू, गूगल डॉक्स के द्वारा, या पहले जैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा बाई पोस्ट इसको भेजते थे, और एक समय जो बाउंडेड हमारे पास होता था टाइम को, उसमें हमें मिल जाता था। हालांकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता था और कभी कभी वो नहीं भी वापस करते थे, और इसमें भी इस तरह की चीज़ें मानी जाती है। और पर्सनली जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास, उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है और जो लौटा देता है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या लगती है वो ये है कि समय की समस्या हो सकती है, क्योंकि एक समय के बेसिस में अगर वो नहीं लौटती है तो आपको दोबारा करना पड़ता है। तो इसमें भी कई तरह के क्वेश्चनियर बनाए जाते हैं जिसको साक्षात्कार अनुसूची बोलते हैं, प्रश्नोली बोलते हैं, क्वेश्चनियर बोलते हैं, जिसमें होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर में इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व भी किया जाता है, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि डी एन मजूमदार ने कानपुर नगर की स्टडी किया था। इसमें से पहले से हम क्वेश्चनियर कुछ बना लेते हैं और उसको उसके हिसाब से हम पोस्ट कर देते हैं या उनको दिला देते हैं, और बाद में हम कलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड होता है स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर। इसमें पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि उनके ऊपर छोड़ देता है। जैसे हम यस नो में मांग सकते हैं, और यस नो के साथ उनके साथ ये मान सकते हैं अगर आप सहमत हैं तो क्यों, असहमत हो क्यों, तो वो अपना लिख के दे देते हैं। और नेक्स्ट होता है बंद, सीमित या प्रतिबंधित, क्लोज्ड, या जिसको क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के सामने संभावित उत्तर भी लिखे जाते हैं। उत्तरदाताओं को अपना उत्तर इन्हीं में से देना पड़ता है। जैसे आप कोई सर्वे वगैरह की चीज़ें देखते हैं, उसमें यस नो, एग्री, डिसएग्री, इस तरह की चीज़ें आती हैं।
और नेक्स्ट होती है खुली ओपन क्वेश्चन ईयर, खुली प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें उत्तरदाताओं के सामने उनके सामने हमें दिया जाता है कि आप अपना विचार दे दीजिए, अपना जो भी स्टेटमेंट है वो आप उसमें दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हमारा क्वेश्चन ईयर के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी डेटा का भाग होता है। और इसी तरह हम इसको प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए तमाम चीज़ों का यूज करते हैं, जिसमें हम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? सैंपल वो चीज़ें होती हैं जो मतलब है सैंपल कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए सैंपल डेटा में से हम सैंपल लेते हैं। बेसिकली जैसे सैंपल जो होता है वो क्या होता है, सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें समग्र में से कुछ का चुनाव किया जाता है। जैसे हमारा जो यूनिवर्स होता है उसमें से हम सैंपल साइज लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4000 की पॉपुलेशन यूनिवर्स है, उसमें से हम 400 लोगों को लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला वगैरह बिल्ड होता है, जैसे एन अपान एन प्लस 1 × ई का होल स्क्वायर। इस तरह का हम फार्मूला लगा के इसको हम निकाल सकते हैं कि हमें कितना सैंपल साइज है। या हम कोटा सैंपलिंग का यूज़ कर सकते हैं कि 1% लोगों को ले लेंगे। या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का भी यूज़ होता है, जिसमें सैंपलिंग का हम डिफरेंट मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें जिस सबसे पहले इसमें आती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो संभाव्य होता है, संभाव्य का मतलब होता है कि प्रत्येक जो रिस्पोंडेंट है, हमारे उत्तरदाता हैं, उनके चुने जाने की प्रत्येक यूनिट की संभावना है। ऐसा नहीं है मान लीजिए हमारे पास 200 यूनिट है तो 200 यूनिट के चुने जाने की संभावना है। जैसे आपका हो सकता है कि रैंडम सैंपलिंग है। रैंडम सैंपलिंग में अगर हम कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 200 लोग हैं तो 200 लोगों में से 200 लोगों के चुने जाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये बात ये नहीं डिनोट करेगी कि सभी चुन लिए जाएंगे, लेकिन हर यूनिट के चुने जाने की वो डिनोट करता है कि चुने जाने की सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से इसको रैंडम सैंपलिंग का, जैसे स्ट्रेटिफाई होता है, स्ट्रेटिफाइड में अलग अलग स्तरों पर हम विभाजित कर देते हैं। अलग अलग स्तर विभाजित करके अलग अलग स्तर पे लेके हम उसको रैंडम सैंपलिंग के रूप में ले लेते हैं। जैसे अगर पढ़े लिखे लोगों का है तो कोई हम मैट्रिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग अलग लोगों को स्तरीकृत कर देते हैं, उसमें से हम रैंडमली पिकअप कर लेते हैं। एक तरह से क्लस्टर सैंपलिंग होता है। क्लस्टर सैंपलिंग गुच्छ या समूह के रूप में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले दैव निदर्शन विधि से समग्र को एक हिस्सों समूह में विभाजित किया जाता है और एक दूसरे में चुने हुए गुच्छों में से ही दैव निदर्शन विधि से उनका चुनाव किया जाता है। उसको हम क्लस्टर बना के उसमें से निकाल लेते हैं। एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग होता है। इसमें मल्टी स्टेज सैंपलिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज में बांट देते हैं, कई कई स्टेज में बांट देते हैं और उस स्टेज से अलग अलग रूपों में ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रल बिहेवियरल का हम अगर बात करते हैं तो हम मल्टी स्टेज में बांटते हैं। रूरल, अर्बन, अर्बन में भी कई तरह के हम देख सकते हैं। सेमी अर्बन, उसमें ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, और रूरल में भी इस तरह की बात है। या एज के हिसाब से हम मल्टी स्टेज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। मेल फीमेल को एज के हिसाब से मल्टी में डिवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका ये आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि सैंपलिंग में हम किसी के भी चुने जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, यानी कि हम जिसको चाहें उसको चुन लें। इसीलिए इसको खासकर परपजिव सैंपलिंग या एक्सीडेंटल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, अलग अलग तरह का इसमें हम यूज करते हैं। जैसे आपका परपजिव सैंपलिंग हो गया। परपजिव सैंपलिंग हमारा पर्पज क्या है, तो उस सैंपलिंग में से हम लोगों को अपने पर्पज के अकॉर्डिंग उनको, जैसे मान लीजिए पुलिस पे कोई स्टडी कर रहा है, पुलिस पे स्टडी कर रहा है तो अपने पर्पज के अकॉर्डिंग वो अपना सेलेक्ट कर लेगा। यह एक्सीडेंटल होता है या जिसको बोलते हैं आकस्मिक। इसमें हम क्या कहते हैं, आसानी से मतलब सुविधाजनक, ये कन्वीनियंस इसको भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और हम अपनी सुविधा के अनुसार से इसको कर लेते हैं। कोटा कोटा सैंपलिंग में हम अलग अलग कोटा परसेंटेज ले लेते हैं, कितने परसेंट से हम इनको इनके सैंपलिंग का यूज करेंगे। यह सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग होता है। सेल्फ सेलेक्टेड में हम अपने अनुसार सैंपलिंग का मतलब गैर प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें हर यूनिट के चुने जाने की इक्वल जो प्रोबेबिलिटी होती है नहीं होती है, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले लेते हैं। यह स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग में सबसे पहले ये होता है कि हमने एक यूनिट को पकड़ा और उस यूनिट को पकड़ने के साथ साथ उसने हमें कोई सूचना दिया, उससे हमें 2-4 मिले, 4 से हमें 8 मिले, 8 से 16 मिले, 32 मिले, 4, ऐसी इस तरह की हमारी चीज़ें चलती जाती है। स्नोबॉलिंग की तरह चलती जाती है। इसको हम बाइनरी मेथड पे कहते हैं कि 1 से बढ़ के 2, 2 से 4 ऐसे करके बढ़ती जाती है। ये स्नोबॉलिंग सैंपलिंग होता है। और जो सैंपलिंग एरर होता है इसलिए माना जाता है कि सोशल साइंस की तरह एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इसमें हमारा 0.5 का एरर लेके चलते हैं। जब भी एरर लेते हैं 0.5 का लेते हैं, और जब भी हम सैंपलिंग का फार्मूला निकालते हैं तो 0.5 को जब हम स्क्वायर में रूट में करते हैं तो 0.0025 के रूप में देख लेते हैं। तो आज ये हमारा सैंपलिंग
और डेटा कलेक्शन का मेथड था। नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।